हम जानते भी हैं और मूवीज, विज्ञापन इत्यादि में देखा भी होगा कि कैंसर का मुख्य कारण बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गांजा जैसी गलत आदतें होती है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम NCRP में हर 9 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी ना कभी कैंसर होने की संभावना बताई है और 2026 के आखिरी तक पेशेंट्स की संख्या 1.6 मिलियन क्रॉस भी जा सकती है। प्रश्न यह उठता है, क्या ये सभी इन गलत आदतों के शिकार है? क्या ये सभी गलत आदतों के शिकार है? तो फिर क्या है? ऐसी कौन सी आदत है? कौन सी आदत पनप रही है? हमारे मिलने वालों में भी हमने सुना है कि उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, लास्ट स्टेज है। अरे वो इंसान तो बहुत नेक था, बहुत अच्छा था, सीधा साधा था, कोई व्यसन नहीं था, कोई गलत आदत नहीं थी, सादा खाना खाता था, फिर उसे कैंसर कैसे डिटेक्ट हुआ, कैसे डायग्नोसिस हुआ? आज हम साइंटिफिक डाटा के आधार पर आपके किचन में है कैंसर इस टॉपिक को गहराई से समझेंगे और इन गलत आदतों के अलावा हमारे किचन में ऐसी कौन सी चीजें शामिल है जो हमारे कैंसर रिस्क को बढ़ाती है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के पहले पॉइंट के साथ, टॉक्सिक मेटल्स एंड प्लास्टिक्स। पहले पॉइंट पे जाते हैं हम, टॉक्सिक मेटल्स। नॉन स्टिक कोटिंग, सब जानते ही होंगे नॉन स्टिक, सबके घरों में नॉन स्टिक बर्तन तो रहते ही हैं। बहुत इजी और फास्ट कुकिंग है, फटाफट बच्चों को स्कूल के लिए देरी हो रही है, चढ़ाया, डोसे का गोल डाला 1 स्पून और खिला दिया। करते हैं कि नहीं? हम सभी करते हैं। तो नॉन स्टिक कोटिंग में टेफ्लॉन PTFE यह एक कोटिंग बनती है, जो बर्तनों पर कोटिंग होती है, उसे बनाने में PFOA तथा अन्य PFOA और PFAS, जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं, इनका इस्तेमाल होता रहा है। C8 साइंस पैनल स्टडी, यह अब तक की सबसे बड़ी स्टडीज है जो अमेरिका में हुई थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका नुकसान यह है, जब नॉन स्टिक बर्तन को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उस पर स्क्रैच आ जाते हैं, उससे एक जहरीली गैस और केमिकल निकलती है। यह हमें किडनी कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर और थायराइड जैसी बीमारियों को देती है। हम बहुत बार क्या करते हैं, जब वो स्क्रैच हो भी जाता है हम उसको यूज करते रहते हैं। तो प्लीज बहनें ऐसा नहीं करें, यह बहुत नुकसान है। इसलिए नॉनस्टिक कोटिंग वाले बर्तन, पैन इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। आजकल हम डोसा, उत्तपम, माइक्रोवेव में भी नॉनस्टिक का बहुत यूज कर रहे हैं। आजकल नॉनस्टिक पैनल भी आ रहा है जो माइक्रोवेव में डाल रहे हैं हम, तो प्लीज अवॉइड करें। जल्दी के चक्कर में अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटल टॉक्सिन्स में, नेक्स्ट पॉइंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारे घरों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर, थालियां वगैरह। यह एक न्यूरोटॉक्सिन और मेटालो एस्ट्रोजन है। एल्यूमिनियम और ब्रेस्ट कैंसर, सोर्सेस ऑफ एक्सपोजर, बायो अवेलेबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी, जर्नल ऑफ इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री। एल्यूमिनियम एंड ब्रेस्ट कैंसर, जर्नल ऑफ अप्लाइड टॉक्सिकोलॉजी 2012। ये सब रिसर्चेस है, स्टडी है जो प्रूवन है कि इन सबसे हमारे शरीर में कितना नुकसान होता है। जहरीली गैसेस हमारे अंदर जाती है, ये जो टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाती है, ये कैंसर का रूप लेती है। इन रिसर्च के मुताबिक यह शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करने लगता है, जो विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने में सहायक पाया जाता है। शरीर में एल्यूमिनियम का अत्यधिक उपयोग ब्रेस्ट टिश्यू को प्रभावित कर सकता है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। हम बहुत से लेडीज में से देखते हैं कि
हमने तो भाई बच्चों को अच्छा फीड करा दिया, जैसे एक सुनने में आता है कि बच्चों को या तो फीड नहीं कराएं तो वहां गांठ की टिश्यू हो जाए, या बराबर प्रॉपर इम्प्रॉपर फीडिंग से गांठ की टिश्यू फॉर्म हो जाए तो आगे जाके ये ब्रेस्ट कैंसर का रूप लेती है करके। पर उन लेडीज को भी अगर ये आ जाए तो आप क्या रीजन सोचोगे इसका? तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग तो करा दी अपने टाइम में, फिर भी ये कैंसर कैसे डिटेक्ट हुआ? जब हम बर्तनों को लगातार उपयोग में लेते हैं तो एल्यूमिनियम के माइक्रो पार्टिकल्स हमारे खाने में मिलते हैं। साथ ही साथ एल्यूमिनियम एक हाई रिएक्टिव मेटल भी है। जब इसमें टमाटर, नींबू या सिरके जैसी एसिडिक चीजें पकाई जाती है तो यह भारी मात्रा में खाने में घुल जाता है। शरीर में एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा होने के कारण भूलने की बीमारी, जिसे हम अल्जाइमर कहते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करती है। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है वो हमारे कैंसर जो सेल्स होते हैं उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। होप आप सब समझ रहे हैं। ये जो थोड़े साइंटिफिक और केमिकल वर्ड्स है प्लीज थोड़ा आप ध्यान से स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। समझ आ रहा है सबको आई थिंक। तो क्या करें हम? एल्यूमिनियम के बर्तन यूज नहीं करें? यस, बिल्कुल नहीं करें। सेफ ऑप्शंस क्या है? हम कास्ट आयरन का उपयोग कर सकते हैं। कास्ट आयरन के ऊपर एक कोटिंग लगाते हैं जिससे जंग नहीं लगे आयरन पे। लोहे की कढ़ाई जिसे हम बोलते हैं, लोहे की कढ़ाई, आजकल आप डॉक्टर्स बोलेंगे कि आप प्लीज आयरन की कढ़ाई का यूज करो। एल्यूमिनियम अवॉइड करो, निर्लेप वाले बर्तन अवॉइड करो। अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का उपयोग करें। मिट्टी के बर्तन उपयोग करें। कांच के डब्बे उपयोग में ले। पीतल के बर्तन, हमने हमारे दादी और नानी को देखा होगा कि वो पीतल के बर्तन कितना यूज करते थे। कली कराई हुई, उसके अंदर कली करा के रखते थे ताकि वो नुकसान नहीं करे। तो पीतल के बर्तन यूज करें। जहां पे खटाई का काम आए, जैसे नींबू, ये सब हम यूज कर रहे हैं खाने में और उसको पका रहे हैं लगातार, जैसे टमाटर की ग्रेवी को हम पका रहे हैं, उसको सिल्वर में तो हमें करना ही नहीं है, स्टील में अगर हम पकाए हैं तो प्लीज आप उसी में मत छोड़ दीजिए क्योंकि मेटल रिएक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप खटाई को स्टील में रखोगे, जैसे आप सब करते ही हैं। अगर नींबू पानी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? स्टील के बर्तन में नहीं रखते हैं, हम कांच में रखते हैं हम। तो सेम आप इसी प्रोसेस को अपनाओ कि हम खाने में भी अगर कर रहे हैं तो बहुत लोगों की आदत होती है कि कढ़ाई में अगर ग्रेवी को वो उसको बॉईल कर रहे हैं पूरा, तो क्या करते हैं? उसको ढक्कन लगा के उसी में छोड़ देते हैं 2-4 घंटे। प्लीज इसको अवॉइड करो। वो कब रिएक्ट हो हमारे बॉडी में हमें नहीं पता है। सबकी बॉडी टेंडेंसी एक जैसे नहीं होती है, सबका रिएक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। प्लस जिस पर टीन की कोटिंग चढ़ी हो ऐसे जो पीतल के बर्तन है उन्हें यूज करें। एल्यूमिनियम फॉइल की जगह बटर पेपर यूज करें। पेरेंट्स, मदर्स जल्दी बच्चे को गरम खाना खिलाने में इतने कॉन्शियस होती है कि हमारे बच्चों को हम गरम गरम खाना डालें टिफिन में। उस चक्कर में वो फटाफट फॉइल पेपर लेते हैं और फॉइल में पैक करके प्लास्टिक या स्टील जो भी डब्बा होता है उसमें डाल देते हैं। लेकिन जब एक बार वो गर्म चीज डलती है उसके अंदर वो ऐसे पार्टिकल्स छोड़ती है जो हमारे शरीर में नुकसान करता है। वो धीरे धीरे, एक बार में ये नुकसान नहीं पता चलेगा आपको, धीरे धीरे आएगा और शायद डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि किस लिए हुआ है। तो बटर पेपर का आप बेटर ऑप्शंस में बटर पेपर यूज कर सकते हैं। तो गरम के चक्कर में अनहेल्दी खाना ना दें। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, टॉक्सिक प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के बर्तनों में मुख्य रूप से 2 खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं। एक है बीपीए, बिसफेनॉल ए, और दूसरा है थैलेट्स। बीपीए और बिसफेनॉल ए। अब ये बीपीए यह किचन में उपयोग आने वाले प्लास्टिक के डब्बे, बर्तन, कंटेनर इत्यादि में पाया जाता है। यह भी एक केमिकल होता है जो किचन में हम यूज करते हैं, प्लास्टिक के डब्बे, उनमें पाया जाता है। एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स जर्नल, बिसफेनॉल ए एंड कैंसर, इनकी रिसर्च में पाया गया है कि बीपीए की कम मात्रा भी
प्रोस्टेट स्टेम सेल के विकास को प्रभावित करती है। प्रोस्टेट स्टेम सेल्स जिसके बाद में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो स्टेम सेल्स होते हैं प्रोस्टेट में, उसको भी वो प्रभावित करती है। बीपीए शरीर के प्राकृतिक एस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बीपीए आणविक स्तर पर महिला हार्मोन एस्ट्रोजन की हूबहू नकल करता है। इससे कोशिकाएं भ्रमित होकर अनियंत्रित गति से बढ़ने लगती है, जो ब्रेस्ट कैंसर का भी आधार है। प्रोस्टेट कैंसर स्टेम सेल्स का प्लस महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर का आधार है। यह विशेष रूप से स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से और प्रोस्टेट कैंसर से जुड़ा है। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं प्लास्टिक्स में, थैलेट्स। थैलेट्स एक ऐसा पाउडर होता है जो प्लास्टिक के लचीलेपन के लिए डाला जाता है, मिलाया जाता है। जब कोई जैसे बोतल या डब्बा बनाते हैं हम प्लास्टिक के, उसके अंदर वो थैलेट्स नाम का एक केमिकल होता है, पाउडर होता है, जो उसमें मिलाया जाता है। इसकी समस्या देखिए, ये ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। जो चीज हम यूज करते हैं उन प्लास्टिक के बर्तनों में, बॉटल्स में, वो धीरे धीरे घुल के हमारे ही शरीर में, हमारे ही पेट में चला जाता है। यह पानी की बोतलों में ज्यादा पाया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर कंटेमिनेशन इन बॉटल्ड वाटर, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क 2018। इस रिसर्च में पाया गया है कि दुनिया भर की 93% बोतलों के पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद थे। ये सूक्ष्म कण शरीर में जाकर सूजन, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और कोशिकाओं में म्यूटेशन पैदा करता है, जो भविष्य में कैंसर का आधार बन सकता है। दुनिया का हर एक व्यक्ति माइक्रोप्लास्टिक से ग्रसित है। हर एक के शरीर में कोई ना कोई कण, कुछ ना कुछ कण माइक्रोप्लास्टिक्स के रहेंगे। तो आप सोचिए, ये कहीं ना कहीं कब ब्लास्ट हो, कब नुकसान करे, हमें नहीं पता। जब प्लास्टिक के डब्बे पुराने हो जाते हैं या उन पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो उनसे केमिकल निकलने की दर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये प्लास्टिक के जो डब्बे आते हैं, ये इसलिए नहीं आते हैं कि हम हमारे घर में इनको खत्म होने के बाद यूज करें, हमारे दालें वगैरह जो भी चीजें हम इन पे डालें, नहीं, ये यूज एंड थ्रो ही होते हैं। हम क्या करते हैं, दालें भरते हैं, अचार भी भर के रख देते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी, आप सोचो उसमें खटाई जब भर के रखते हैं, वो और ज्यादा और रैपिडली हमें नुकसान पहुंचाता है। फेंका नहीं जाता है ना हमसे, और ज्यादा से ज्यादा स्क्रैच भी हो जाता है, उसको भी हम यूज करते रहते हैं, और कुछ नहीं तो लास्ट में अपने जो घर की मेड है उसे दे दो, वो भी तो बीमार पड़े हमारे साथ साथ, उसको क्यों छोड़े हम। तो प्लीज अवॉइड दिस। जब प्लास्टिक के डब्बे पुराने हो जाते हैं तो प्लीज आप उसे डिस्पोज करो। घिसे हुए प्लास्टिक के स्टेराइन और विनाइल क्लोराइड जैसे तत्व निकलते हैं, जो सीधे तौर पर हमारे डीएनए तक को नुकसान पहुंचाती है। गर्म भोजन डालना, गर्मी के कारण प्लास्टिक में मॉलिक्यूल्स ढीले हो जाते हैं और खाना जहरीला हो जाता है। हम क्या करते हैं, गरम गरम खाना प्लास्टिक के डब्बे में पैक कर देते हैं, उसको ठंडा नहीं करके डालना। पहले तो डालना ही नुकसान है, फिर उसको गरम गरम डालना और ज्यादा नुकसान है, तो वो खाना जहरीला हो जाता है। धूप में बोतल रखना, आप देखे होंगे वो बोतल कहाँ रखी हुई है। आप स्क्रीन पर देखें कि आगे देखो, गरम गरम खाना प्लास्टिक में रखा हुआ है और उसका जो भाप है वो कितना जहर बन के उसी खाने में मिल रहा है। और जो डब्बों के पीछे एक बोतल है, सबको दिख रही है ना स्क्रीन पे, वो बोतल कहाँ रखी हुई है, गौर से देखिए, कार पे रखी हुई है। मैक्सिमम ऐसे होता है, हम जब ड्राइव करते हैं तो हमारे कार के आगे वाले में हम बोतल रख देते हैं, जो सूर्य की किरणें वहां पे गिरती है और वो फिर गर्म होता है। गर्म से उसमें एक लचीलापन, जैसे मैंने बताया था, थैलेट्स नाम का एक केमिकल होता है, वो उसमें ही डिसॉल्व होके वो हमारे ही पेट में आ जाता है।
तो धूप में बोतल रखना, कार में रखी पानी की बोतल पर जब धूप पड़ती है तो यूवी किरणें प्लास्टिक को तोड़ती है, जिससे कैंसरकारी तत्व पानी में घुलते हैं। एसिडिक खाना रखना, तीसरा पॉइंट देखिए, एसिडिक खाना रखना। अचार, टमाटर सॉस या खट्टी चीजें प्लास्टिक में रखने पर लीचिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इमली की चटनी हम घर पे बनाते हैं, प्लास्टिक की बोतल में डाल के रख देते हैं, क्या वो सही है? सब करते हैं हम, कॉमन है ये। तो ये लीचिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लीचिंग की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, वो मेल्ट होना चालू हो जाता है खटाई से। अच्छा, मैं एक पॉइंट और पूछती हूँ, बताती हूँ, एल्यूमिनियम के ऊपर जाती हूँ वापस पीछे। आपने कभी नोटिस किया, हम टमाटो सूप बनाते हैं, एल्यूमिनियम कुकर में सूप बनाते हैं, वो कुकर कितना साफ हो जाता है, प्रेशर कुकर होता है कि नहीं होता है? हमने कभी सोचा इस बारे में कि क्यों होता है ऐसे? हम खुश होते हैं कि चलो बिना सफाई के कुकर साफ हो गया। मेंटालिटी है, ये लेडीज की मेंटालिटी है। क्यों हो रहा है हम नहीं सोचेंगे, कहीं ये जो साफ हुआ है ये हमारे पेट में जाके क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा। सॉरी, मैं वापस पीछे का पॉइंट बता रही हूँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सबके होता है ये चीज। और बहुत लेडीज ऐसे हैं जो जैसे इडली चढ़ा रहे हैं कुकर में, उस कुकर में नीचे क्या करते हैं, कालापन हटाने के लिए नींबू के टुकड़े डाल देते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए। क्यों? क्लीन होने के लिए डालते हैं ना। तो आप सोचो, उसको तो हम फेंक देते हैं, रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये जो टमाटो सॉस हम बना रहे हैं, क्या इसको फेंक रहे हैं? फेंक रहे हैं। कहां फेंक रहे हैं? हमारे पेट में। आप सभी को एक शॉकिंग बात बताती हूं, जिनको थोड़ी समझ है वो बड़े दुखी हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया, बीपीए वाला, प्लास्टिक्स में बीपीए करके प्रोडक्ट होता है, तो हम जब भी प्लास्टिक खरीदे बीपीए फ्री वाला प्लास्टिक ले। तो बीपीए फ्री लेबल वाला प्लास्टिक भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कंपनियां अक्सर बीपीए की जगह बीपीएस का उपयोग कर रही है, तो ये भी उतना ही हानिकारक है। तो ये भी हमारी जानकारी में रहे। जैसे हमने सुन लिया कि बीपीए फ्री वाले डब्बे लेने हैं, तो इसमें तो बीपीएस लिखा हुआ है तो बीपीए फ्री है, नहीं, सेम, वो भी सेम ही है। अब तो हम क्या करें? सेफ ऑप्शंस, कांच, किचन के सूखे सामान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प कांच। स्टेनलेस स्टील सबके लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकता है, शायद ऐसे भी बोलते हैं, या सेफ नहीं है बोल सकते हैं, किसी का किचन छोटा है या रखने में दिक्कत हो या जो भी हो। अगर छोटा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, आप स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के लिए चावल, दाल, ये सब सुरक्षित जगह है। एयर टाइट डब्बे रखो आप, स्टेनलेस स्टील में भी एयर टाइट डब्बे आते हैं, आप उनका यूज करो। मिट्टी के बर्तनों में पानी के भंडारण के लिए मिट्टी का बर्तन यूज करो। तो ये सेफ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। अब हम टॉक्सिक मेटल्स और प्लास्टिक्स के बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं, डबल एस यानी पहले एस पे हम जाते हैं, स्पाइसेस एंड शुगर। S&S, स्पाइसेस एंड शुगर। बाजार के इंस्टेंट मसाले सबको पता है, लेकिन पता नहीं कहां मजबूर हो जाते हैं हम, एडिक्ट हो गए हम इन सब चीजों के लिए। बाजार के इंस्टेंट मसाले, हम जो पाव भाजी मसाले, सांबर मसाले, चाट मसाले रेडीमेड लेके आते हैं, उनमें एथिलीन ऑक्साइड, ETO, एथिलीन ऑक्साइड, यह एक कीटनाशक गैस है जिसका उपयोग मसालों में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है। एक गैस होता है जो छिड़का जाता है, एक स्प्रे टाइप, ताकि सूक्ष्म जीव जो है वो मर जाए और नई तरह से पनपे नहीं। आई थिंक आप सबको समझ आ रही है मेरी बात। आप सोचो, आप घर में अगर कोई मसाला बना के रखते हो, सपोज आप गरम मसाला या सांबर मसाला ले लो, आप घर पे बना के रखे हो और उसको एक कंटेनर में रख दिया आपने, वो कितने टाइम तक टिकेगा? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना मैक्सिमम आप ले लो।
आपके कितनी सावधानी से रखने के बाद बिना कुछ उसमें प्रिवेंटिव रखे, ठीक है। यही डेट 6-6 महीने की डेट तो उन डब्बों पे रहती है। जो मसाले, इंस्टेंट मसाले आते हैं, उनकी डेट तो डब्बों पे रहती है। आप सोचिए वो कब बनता होगा, कब होलसेलर मार्केट में आता होगा, होलसेलर से कब हमारे घरों में आता होगा। IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ने इसे ग्रुप 1 कार्सिनोजिन, मानव के लिए निश्चित रूप से कैंसरकारी की श्रेणी में रखा है। कार्सिनोजिन, ग्रुप 1 कार्सिनोजिन, कार्सिनोजिन का मतलब है उसको फिक्स, मतलब निश्चित बता दिया, ये कैटेगरीज डिवाइड किए गए हैं स्टडीज में, निश्चित बता दिया गया है कि ये कैंसरकारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लगातार संपर्क में आने से लिम्फोमा और ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जो कंटिन्यू इन मसालों को यूज करते रहते हैं। विश्व संगठन WHO की कैंसर अनुसंधान संस्था ने इसे मानव के लिए निश्चित रूप से कैंसरकारी माना है। तो ये सब एक साइंटिफिक डाटा के आधार पर ही आपको बताया गया है, ना कि किसी और के कहने या अपने मन गढ़ंत कोई बात है। तो आप प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, पीसे हुए मसाले, सुदान रेड डाई। पीसे हुए मसाले, आपने कभी नाम सुना है सुदान रेड डाई? यह एक प्रकार के लाल मिर्च पाउडर को गहरा लाल और आकर्षण बनाने के लिए अक्सर मिलाई जाती है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA के अनुसार सुदान डाई जेनेटॉक्सिक कार्सिनोजन है, जिसका भोजन में होना किसी भी स्तर से सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लाल मिर्च है और वो है कलर सुदान रेड डाई, एक जैसे ही है, इसमें मिक्स करो और हम खुश होते हैं कि ये वाला मिर्ची पाउडर का ब्रांड बहुत अच्छा कलर देता है, और अपने रिलेटिव्स और आसपास वालों को भी बोलते हैं वो कंपनी, वो ब्रांड बहुत अच्छा है, आप प्लीज उसे प्रिफर करें। यह शरीर में जाकर DNA को डैमेज कर सकती है, जिससे लीवर और मूत्राशय का कैंसर हो सकता है। लाल मिर्च पाउडर का ज्यादा सेवन नेचुरल इरिटेंट का मतलब है प्राकृतिक जलन। जो हम लाल मिर्च पाउडर का यूज करते हैं वो एक प्राकृतिक जलन पैदा करती है हमारे शरीर में। आप इसके बदले में अगर हरी मिर्च या काली मिर्च यूज करोगे ना तो वो नहीं करेगी। लोगों की ये मिथ होती है, भ्रम होता है कि काली मिर्च से हमें जलन होती है, बिल्कुल नहीं। काली मिर्च हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है। डेली हम अगर 4 से 8 काली मिर्च खाएं ना तो कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, मेटानिल येलो। हल्दी के पाउडर को चमकदार पीला दिखाने के लिए इसमें अक्सर मेटानिल येलो मिलाया जाता है। जो मार्केट से हम पीसी पिसाई हल्दी ले रहे हैं उसमें मेटानिल येलो नाम का केमिकल मिलाया जाता है। भारत की FSSAI ने इस स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक और कैंसरकारी माना गया है। तो आप देखिए, लाल मिर्च पाउडर में मिलावट, हल्दी में मिलावट, और ये मिलावट क्या है आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। यह कोयला तार से बनी हुई डाई है। कोयला तार बनी हुई डाई है। यह न्यूरोटॉक्सिक है और लंबे समय तक सेवन करने से पेट और लीवर के कैंसर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम एफ्लाटॉक्सिन्स। ये एफ्लाटॉक्सिन क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस में मिला रहे हैं, इस एफ्लाटॉक्सिन को किस में मिला रहे हैं। ये कोई केमिकल नहीं है। एफ्लाटॉक्सिन कोई केमिकल या कोई मिलावट नहीं, बल्कि यह एक फंगस है, फफूंदे फंगस जिसे हम बोलते हैं, जो लाल मिर्च पाउडर, जायफल, काली मिर्च में आती है। मतलब ठीक से नहीं सुखाने और नमी वाली चीजों पे रखें, नमी वाली चीजों में इसमें रखते हैं, तब ये वहां पे फफूंदे पैदा होते हैं। लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, जायफल वगैरह में, इन मसालों में एक तरह का फफूंदे पैदा होता है, उसे एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। हम क्या करते हैं जनरली, फफूंदा आ गया
उसको हटा दिया, थोड़ा ऊपर से कपड़े से पोंछ दिया या कर लिया, या धो के सुखा दिया और उसको वापस हम यूज कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। और जो लाल मिर्च पाउडर में ये आता है ऊपर ऊपर का, या जो बीच बीच में कहीं से आता है, हम उसको निकाल निकाल के हटा देते हैं, वापस उसको छान लेते हैं और यूज कर लेते हैं। प्लीज, वो फफूंदा आ गया मतलब वो अंदर चला गया पूरा, वो हर एक मिर्ची के कण में फैल चुका है। ये एफ्लाटॉक्सिन नाम का केमिकल मिल चुका है। WHO के अनुसार एफ्लाटॉक्सिन मानव स्वास्थ्य के लिए ज्ञात सबसे जहरीले पदार्थों में से एक है। एफ्लाटॉक्सिन लीवर कैंसर का सबसे शक्तिशाली कारण माना गया है। अब मसाले तो बहुत हो गए, कुछ मीठा हो जाए, तो हम दूसरे एस पे आते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च AICR के अनुसार चीनी के कारण होने वाला मोटापा कम से कम 13 प्रकार के कैंसर का प्रमुख जोखिम कारण है। 13 प्रकार के कैंसर, एक नहीं, दो नहीं, 13 प्रकार के। यह शरीर में पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जो DNA को डैमेज करके कैंसर की शुरुआत कर सकती है। तो अब क्या करें? रिफाइंड शुगर खाना छोड़ दें? क्या करेंगे आप? इसका भी कुछ ऑल्टरनेट, आप इसके बदले में धागे वाली मिश्री यूज करें, धागे वाली मिश्री, गुड़ यूज करें, खजूर यूज करें, तो आपके जो मीठे की क्रेविंग है वो कम हो जाएगी। और खजूर तो सबसे बेस्ट है, कोई भी सीजन में आप खजूर इंटेक कर सकते हैं। ये एक भ्रम है कि आप गर्मियों में खजूर नहीं खा सकते। कोई भी चीज की लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि सर्दी है तो आप 15-20 खजूर खा लिए और गर्मी है तो आप 4 भी नहीं खाएं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अपनी लिमिट से खाओ, कोई नुकसान नहीं करती। प्रकृति, अगर ऐसे होता खजूर गर्म करता तो अफगानिस्तान में इसकी पैदाइशी, या जहां पे भी गर्म देशों में इसकी पैदाइशी होती है खजूर की, ऐसा नहीं होता। प्रकृति इतनी समझदार है कि उस हिसाब से ही पैदा करते हैं। जैसे हम आम को लेते हैं, हमारे एक भ्रम है कि आम गर्म करता है, अगर ऐसे होता तो गर्मी में आम नहीं देते, प्रकृति हमें गर्मियों में आम नहीं देती, तो उस चीज का ध्यान रखें। खजूर बहुत अच्छी चीज है, आप खजूर ले सकते हैं डेली। अगर आप 4 खजूर इंटेक करें कोई नुकसान नहीं है, 4 से 5 खजूर खा सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। आपने कभी ऑक्सीटोसिन का नाम सुना है? ऑक्सीटोसिन, इसका दुरुपयोग होता है। ऑक्सीटोसिन दूध उतारने के लिए पशुओं को दिया जाने वाला यह इंजेक्शन हार्मोनल ग्रोथ के लिए दिया जाता है। पशुओं को, ऐसे तो कभी सुना ही है कि गायों को इंजेक्शन देते हैं ताकि दूध ज्यादा दे। कौन सा इंजेक्शन होता है वो? ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन होता है। ऐसे पशुओं का दूध बच्चों में समय से पहले यौवन और महिलाओं में गंभीर हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है, जो आगे चलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैंसर का आधार बन सकता है। समझ रहे हैं आप? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैंसर का आधार। वही दूध हम पी रहे हैं, हमारे बच्चों को पिला रहे हैं, वो नहीं भी पीना चाहे हम उसको जबरदस्ती नहीं पीना है, फ्लेवर चेंज कर करके पिलाते हैं हम, कभी बॉर्नविटा, कभी हॉर्लिक्स, कभी माल्टोवा डाल डाल के। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि हम जो दूध पी रहे हैं वो कम से कम इंजेक्टेड नहीं हो। कौन सी गाय का पी रहे हैं, हम किससे ले रहे हैं, वो सेफ है कि नहीं है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के नेशनल मिल्क सेफ्टी एंड क्वालिटी सर्वे में समय समय पर ऑक्सीटोसिन के अवशेषों की उपस्थिति दर्ज की गई है। अगर हम शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट्स किसी फार्म से मंगवा भी रहे हैं तो भी सब कुछ शुद्ध होते हुए भी क्या पशु को ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन तो नहीं लग रहे हैं? समय से पहले वो हार्मोन ग्रोथ हो जाना, जो गाय 2 लीटर दूध देती है, 3 या 4 लीटर दूध देती है, इंजेक्शन से वो 7 और 8 लीटर दूध देने लग जाए, 10 लीटर दूध भी देने लग जाए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? जिस गाय का दूध हम ले रहे हैं कहीं इंजेक्टेड तो नहीं है? अगर हम पैकेट बंद डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनके घोटाले तक तो हम मतलब घंटों में कवर भी नहीं कर सकते। क्या है इन पैकेट्स में?
उनमें डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, फॉर्मालिन जैसा प्रिजर्वेटिव जिसका उपयोग मुख्यतः आप सोच भी नहीं सकते जिसका यूज कहाँ करते हैं, मुर्दा घरों में लाशों को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, और वही चीज जो पैकेटेड दूध, दही, जो भी है डेयरी प्रोडक्ट्स, उन पे मिलाया जाता है। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं, ये सब प्रूवन चीजें हैं। आए दिन दूध का तो हम टीवी में, न्यूज में सुनते हैं कि दूध में ये यूरिया मिलाया गया है, फॉर्मालिन मिलाया गया है, डिटर्जेंट पाउडर मिलाया हुआ है। पनीर का तो हम एक क्लास लें तो भी कम है। जैसा प्रिजर्वेटिव जिसका उपयोग मुख्यतः कहाँ हो रहा है, मुर्दा घरों के लाशों को प्रिजर्व करने के लिए जो चीजें यूज कर रहे हैं, वही चीजें पैकेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलाया जा रहा है प्रिजर्व करने के लिए। आप घर में दही रखो, कितने दिन का दही खाओगे आप? 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद वो दही चेंज होता है। हमको भी पता है उसमें बैक्टीरिया जमते हैं। अगर धर्म के हिसाब से जाएं तो हमें पता है इतने घंटे बाद उसमें बैक्टीरिया के जीव की उत्पत्ति होने लग जाती है। तो आप सोचिए हम पैकेट के कैसे यूज कर रहे हैं। ऐसा क्या है, अगर वो पैकेटेड है, अगर वो अच्छा है, तो ऐसा क्या है उसके अंदर जो वो खराब नहीं हो रहा है? उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है। अगर हमारे घरों में आने वाले डेयरी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम शायद बहुत बड़े खतरे में जी रहे हैं। तो हम प्लांट बेस्ड मिल्क, बादाम का दूध पी सकते हैं, कोकोनट मिल्क पी सकते हैं, जो सबसे अच्छा है। आजकल थायराइड सब में कॉमन हो गया है, उसके लिए ये बेस्ट चीज है कोकोनट मिल्क। आप कोकोनट मिल्क पी सकते हैं, मूंगफली का दूध पी सकते हैं। आप देखिए उधर ओट्स का मिल्क ले सकते हैं। ओट्स का मिल्क का मतलब ये नहीं है कि आपने दूध में ओट्स मिलाया और ले लिया। ग्राउंडनट मिल्क, ग्राउंडनट को भिगा के सुबह उन्हें क्रश करके उसका दूध निकाल के पानी के साथ ले सकते हैं। कोकोनट को पीस के मिला के पानी में उसका दूध निकाल के हम ले सकते हैं। तो ये बेस्ट है, ये पौष्टिक भी है, हेल्दी भी है और नुकसानदायक नहीं है। अब हम 4th पॉइंट पे आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजीज। फ्रूट्स एंड वेजीज, ड्राई फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। फ्रूट्स एंड वेजीज, सुबह की शुरुआत इससे होती है, और सर्दियों में तो रात को ड्राई फ्रूट्स खाते खाते ही सोते हैं हम, है ना? तो वो कहां तक सेफ है? फल तथा सब्जियों की ताजगी एवं उनपे कीड़ा ना लगे उसके लिए खतरनाक पेस्टिसाइड्स, आप देखिए कैसे पेस्टिसाइड्स छिड़का जा रहा है, जैसे ग्लाइफोसेट, मेलाथियन, क्लोरोपाइरीफोस का छिड़काव बहुत ज्यादा किया जाता है। इन पेस्टिसाइड्स की खासियत यह है कि सामान्य पानी में अच्छे से धो लेने के बावजूद भी ये साफ नहीं होते हैं। फल तथा सब्जियों से यह पेस्टिसाइड जब हमारे शरीर में जाते हैं तो कई बड़ी स्टडीज में यह साबित हुआ है कि ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लीवर कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, थायराइड कैंसर, हार्मोनल असंतुलन करता है। देखिए आप, हम इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि बहुत बार तो हम मार्केट से एज इट इज लाया उन पैकेट को ऐसे कैसे फ्रिज में रख देते हैं, और अगर धो भी देते हैं फटाफट धोया, सुखाया और फ्रिज में डंप कर दिया। करते हैं ना, सब करते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या फल सब्जियां खाना छोड़ दें? जब घर की इतनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो इनकी भी करनी है कि नहीं करनी है हमें? कैसे करें? एक बड़े बर्तन में पानी भर लीजिए, एक बड़े बर्तन में पानी भर लीजिए और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच विनेगर मिला दीजिए और उसमें आधे घंटे के लिए सारे फल और सब्जियां भिगा दीजिए। उसके बाद में नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश करिए, फिर आप सेफ हैं।
आधे घंटे उनमें भीगा रहेगा तो उसमें जो भी केमिकल पेस्टिसाइड लगा है वो पानी के साथ चला जाएगा और उसे वापस अच्छे पानी से धो के सुखा के आप स्टोर कर सकते हैं। तो अब बेकिंग सोडा और विनेगर से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं किचन के। अब कुछ प्रो टिप्स हैं जो प्लीज आप ध्यान से सुनिए। हमेशा सीजनेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल खरीदें। अगर हम सर्दियों में आम खाएंगे तो उस आम में लंबी ताजगी कायम रखने के लिए छिड़काव अधिक होगा। गर्मियों के आम सर्दियों तक कैसे खाएंगे हम? कुछ तो उसमें छिड़काव होगा तभी हम खा पाएंगे। तो प्लीज आप इसे अवॉइड करें। हमेशा जो सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं वही प्रिफर करें। कोई भी सब्जी और फलों के छिलके उपयोग में ना लें। हमें छिलकों से भी इतना प्रेम होता है कि मटर के छिलकों को तो हम छोड़ते ही नहीं है। मटर में मिक्स करके, कभी मिर्ची में मिक्स करके, अलग अलग मिक्स कर करके उसे खाते हैं शौक से। तो जब वो पेस्टिसाइड छिड़का जाता है तो उन छिलकों पे तो विशेष कर ही रहता है, छिलकों पर ही रहता है। तो आप उन छिलकों को अवॉइड करें, उनसे प्रेम मत करें, छोड़ दीजिए। कुछ तो हम छोड़ेंगे तो पशु के काम आएगा, पर प्लीज उसे भी धो के ही दीजिए। आम के छिलकों की भी सब्जी बनाते हैं, आप करें, पर कम से कम ये देखें कि क्या वो छिलके सेफ हैं, क्या वो ऑर्गेनिक हैं, क्या वो बिना पेस्टिसाइड्स की हैं। तो उस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। बिना धोए कोई भी फल या सब्जी न खाएं। मार्केट से सब्जियां लाकर बिना धोए फ्रिज में न रखें। अति सुंदर दिखने वाली सब्जियों से बचें। अगर कोई एप्पल बिना किसी दाग के अत्यधिक चमकदार और बिल्कुल परफेक्ट शेप में दिख रही है हमको, तो संभल जाएं। प्रकृति में चीजें इतनी परफेक्ट नहीं होती। ऐसी चीजों पर वैक्स और पेस्टिसाइड्स का भारी इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कितना शाइन करता है एप्पल, और हम उसे चाव से लेकर आते हैं कि एप्पल बहुत साफ सुथरी दिख रही है। हम छिलके भी नहीं उतारते बहुत बार उसके और उसे ऐसे ही खा लेते हैं। कीड़े और छेद हमेशा बुरा नहीं होते। अगर किसी में कीड़ा लगा है या छेद है तो वो हमेशा बुरा नहीं होता है। अगर सब्जी में कहीं कोई छोटा मोटा प्राकृतिक छेद या दाग है तो इसका मतलब यह है कि सब्जी अत्यधिक जहरीली नहीं है, तभी कीड़ा जीवित रह पाया है। अगर उसमें पेस्टिसाइड ज्यादा होता, ऐसा कुछ होता, तो वो कीड़ा नहीं आता उसमें। अगर वो कीड़ा है तो ये नहीं सोचे कि ये बहुत ज्यादा खराब है करके। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब है कि सब्जी अत्यधिक जहरीली नहीं है। अगर उसमें कीड़ा लगा है या प्राकृतिक कोई छेद है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कीड़ा नहीं। पेस्टिसाइड से तो सही है, हम उस कीड़े को तो निकाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को तो हम देख ही नहीं रहे। ना तो उसकी कोई खुशबू होती है, ना उसका कोई कलर होता है, तो हमें तो पता ही नहीं है चीज का। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कीड़े वाले को खाना है, एटलीस्ट उससे बेटर है। अगर कोई फ्रूट या वेजिटेबल में एक छेद है तो इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, अगर उसमें लटे हैं अंदर तो आप छोड़ो, अवॉइड ही करना है बस। हाँ, मटर के दानों में छेद रहता है तो हम वो दाने थोड़ी यूज करेंगे। हाँ, पालक में तो बहुत से सूक्ष्म जीव भी होते हैं। धनिया और पालक में अगर आप धनिया को चूंट के उसको चलनी से छानेंगे तो आप गौर करेंगे एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म जीव गौर करेंगे तो चलते हुए भी दिखाई देंगे। तो उस चीज का विशेष ध्यान दें और मौसम के हिसाब से खाएं। बारिश में तो हम अवॉइड करते ही हैं पत्ती की सब्जियों को। खीरा, लौकी, तुरई, आलू और एप्पल जैसे फल, सब्जियां या छिलका उतारकर इस्तेमाल करने से सतह पर मौजूद कीटनाशक सीधे तौर पर बाहर हो जाते हैं। अगर हम छिलका छील रहे हैं इन सबका तो वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है। बाहरी परत को हटा दें। जैसे पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले उनके ऊपर कम से कम जो 2 लेयर्स होते हैं उन्हें हटा दें, निकाल कर फेंक दीजिए उन्हें। उसमें सबसे ज्यादा, पत्ता गोभी में सबसे ज्यादा स्प्रे छिड़का होता है। और आजकल आपने नोटिस किया फूल गोभियों में इतनी लटें नहीं आती है जितनी पहले आती थी।
पहले कितनी लटें आती थी, आजकल नहीं आती है। हम फटफट फटफट निकाल देते हैं, सोचते हैं मन में कि पहले तो बहुत आती थी, आजकल इतना टाइम नहीं लगता है, टाइम टेकिंग नहीं है। क्यों? पेस्टिसाइड छिड़का रहता है, जो हमें दिखता नहीं है ना, उसको खुशबू आती है हमें, वो कीड़ों को आती है और वो नहीं पनपते वहां पे। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, ड्राई फ्रूट्स पे। जब अखरोट या बादाम का छिलका हटा दिया जाता है तो उनमें नमी, फंगस और कीड़े लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें महीनों तक कीड़ों से बचाने और लंबी दूरी तक एक्सपोर्ट करने के लिए गैस और केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है। फॉस्फीन और मिथाइल ब्रोमाइड, इन जहरीली गैसों का स्प्रे बंद कंटेनरों में किया जाता है ताकि कीड़े मर जाएं। अखरोट, निकले हुए जो अखरोट आते हैं, हम देखते हैं वो कैसे सील पैक होते हैं। कीड़े क्यों नहीं आते? स्प्रे किया हुआ होता है अंदर ताकि उसमें कीड़े नहीं आए। और आप देखो, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ये वो चीज है जो साल्मोनिया बैक्टीरिया पनपने नहीं देता है। हम बोलते हैं अमेरिकन बादाम, कैलिफोर्निया के बादाम यूज करते हैं ना हम, अमेरिकन बादाम है, कैलिफोर्निया से आया है, तो क्या सोच रहे हैं वो 2 दिन में आ गया यहाँ पे? कुछ तो टाइम लगता है, 15-20 दिन, महीना भर लगता है जब वो आता है वहां से यहाँ तक। तो क्या उसमें कीड़े नहीं पड़ते? आने के बाद भी वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर हमारे घरों तक आते आते कितना टाइम लगता है। तो क्या उनमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि उनमें ये इन चीजों को छिड़का जाता है, ये केमिकल्स को ये छिड़का जाता है। हमेशा बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली छिलके वाले खरीदें ताकि बादाम को भिगोकर और छिलका उतार कर खाएं। बीच में एक ट्रेंड चला था कुछ साल पहले, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी करती थी, कि बादाम छिलके सहित खाओ और अच्छा रहेगा और निखरेगा, कलर और अच्छा आएगा आपके चेहरे का, या आपके अंदर और अच्छा रहेगा, प्रोटीन अच्छा मिलेगा। ये बिल्कुल मिथ है। छिलका उतार के पहले तो उसको आप जब भिगाओगे रात को, फिर सुबह खाओ। कोई भी ड्राई फ्रूट है आप उसको रात को भिगाकर सुबह लो। और ये भी हमारी गलत फहमी है कि सर्दियों में आप ड्राई फ्रूट ऐसे ही खाओ, भिगो के मत खाओ, वो ठंडा करता है। नहीं, ड्राई फ्रूट को आप आराम से भिगो के खाओ ताकि उसमें जो भी छिड़का हुआ केमिकल है वो पानी में निकल जाए। अब अखरोट के तो हम छिलका उतार के रखते हैं, बादाम के छिलके उतार के खाओ। कोई भी ड्राई फ्रूट और नट्स अच्छे से वॉश करके, भिगो के, धोकर खाएं। अच्छा, फेस्टिवल्स और फंक्शंस में देखिए ऐसे पैकेट बना के मार्केट से बहुत से लोग खरीदते हैं। इवन शादियों में कार्ड के साथ ऐसे गिफ्ट भी दिए जाते हैं। कुछ समझदार लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी खुद की पैकिंग करवाते हैं। वो भी सेफ नहीं है, बादाम ऐसे लेके करवा लिया, वो भी कहीं ना कहीं केमिकल यूज ही है। और जो शॉप्स में ऐसे मिलते हैं, रेडी शॉप्स में ऐसे बॉक्स मिलते हैं, उसमें क्या करते हैं, छिड़क के वो जो पेस्टिसाइड है वो छिड़क के पैक कर देते हैं ताकि उसमें कीड़ा नहीं पड़े। और उसकी डेट पीछे लिख देते हैं, 8 महीना, 6 महीना, 4 महीना, जो भी डेट उसकी लिख देते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ लिख देते हैं। तो क्या यह सेफ है? हम घर में अगर 2 महीना भी बादाम भी रखें, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कीड़ा या उसका पाउडर एक बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये कहां तक सेफ है? तो इन चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, ग्रेन्स, अनाज। हम बहुत से घरों में हमारे मतलब एक हम देखते आए हैं नानी दादी से भी अनाज को स्टोर करने की पद्धति। आजकल शायद ये कम हो गया होगा, लेकिन फिर भी बहुत से घरों में स्टोरेज प्रोसेस है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि आप कैसे स्टोर कर सकते हो? अगर कोई यहाँ पे है अनाज स्टोर करने वाला, 6 मंथ्स या ईयरली जो भी स्टोर कर रहा है। गेहूं में कैस्टर ऑयल, ओके, बोरिक पाउडर, और पारे वाली गोलियां। मैक्सिमम हम यही यूज करते हैं, पारे की गोलियां। क्या आपको पता है ये पारे, mercury, इसकी गोलियां मतलब कितना गंभीर नुकसान है? यह अनाज में कैसे फैलता है? अगर हमारी लापरवाही से कभी कोई गोली पीसने में चली जाए तो कितना घातक हो सकता है।
पारा कमरे के सामान्य तापमान पर रखें। अगर आप पारे को नॉर्मली ऐसे रख दोगे तो वो धीरे धीरे एवोपरेट हो जाएगा, भाप में चला जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। पारा खुला आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, वो भाप बनकर उड़ जाता है धीरे धीरे। तो जब इसकी गोलियां हम बनाकर अनाज ड्रम में डालते हैं तब ये वेपर अंदर ही अंदर, गैस इसकी अंदर ही अंदर रहती है और जो इसमें अनाज है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खींच लेता है। उस अनाज को हम धोने के, सुखाने के बाद भी, पीसने के बाद भी वो खत्म नहीं होता है उसका असर। पारे की गोलियों का जो असर है, वो मर्क्यूरी का जो असर है, वो बिल्कुल खत्म नहीं होता है। तो ये सोचो कितना घातक है हमारे लिए, हमें पता नहीं चल रहा है, इनडायरेक्टली हम उस पॉइजन को ले रहे हैं। हमने महसूस भी नहीं किया होगा, जब हम ड्रम या धान का स्टोरेज कंटेनर खोलते हैं तो उन गोलियों की हल्की सी महक भी आती है। इसका नुकसान क्या है? नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाती है। किडनी और लीवर खराब होने का खतरा होता है। गर्भवती महिलाएं और बच्चे प्लीज सावधान हो जाएं, यह धीमा जहर है, यह स्लो पॉइजन है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं, उनसे इस चीज को बिल्कुल दूर रखें। जनरली हम क्या करते हैं, डब्बों में से जो हम पारे की गोलियां बनाते हुए घर पे भी बनाते हैं, बाहर से भी लाते हैं, डब्बा खाली किया या कुछ निकाला तो हम गोलियों को ऐसे ही रख देते हैं। अगर किसी बच्चे के हाथ में जाए तो बहुत जहरीला होता है, हमें पता नहीं चलता, हमारा स्किन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या करें? कोई विकल्प और अच्छे विकल्प? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। धान अनाज के लिए नीम की पत्तियां, आप हरी नीम की पत्तियां उसको सुखाए बिना भी डाल सकते हैं। आपके मन में अगर रहे कि वो धान के अंदर कैसे डालें, तो एक सफेद पतला कपड़ा लें, उसमें नीम की पत्तियां डाल दें, या तो दूसरे पतले कपड़े वापस लगा दीजिए, या फिर उसको सील के, जो आपका ड्रम का चौकोर या गोल साइज जो भी है, उसको उसमें सील के नीम की पत्तियां भर के आप नीचे बिछाइए, गेहूं डालिए, फिर एक परत लगाइए, या फिर नीम की डंडियां भी जो होती है ना पत्तों के साथ, आप उसको भी रख सकते हैं। कुछ भी नुकसान नहीं है, अगर एक आध पत्ती पिसने में चली जाए तो कोई नुकसान नहीं है। उस मतलब पारे से तो क्या, मैं तो बोलती हूँ कि पारा तो आप दूर दूर तक भी डालना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है हमें, ये नीम की पत्तियां बेस्ट है। और मसालों के लिए तेज पत्ता और लौंग यूज करें। मसालों में आप तेज पत्ता और लौंग डाल सकते हैं। चावल के लिए लौंग और तेज पत्ता, चावल डाला, तेज पत्ते लगाए, फिर चावल डाला। तेज पत्ता को तो हम चावल में डाल के भी बॉईल कर सकते हैं, करते ही हैं। और दालों में देसी कपूर की पोटली, नॉर्मल कपूर नहीं, जो देसी कपूर की पोटली होती है ना, चावल के डब्बे में ऊपर की परत पे आप रख दीजिए, वो बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा और उसका कोई आपको स्मेल भी नहीं आएगा। आप वॉश करोगे वो चला जाएगा। देशी कपूर की पोटली बनाएं और उसमें रख दें, उसके ऊपर रख दें। जीव पड़ने का एक सिद्धांत है, अगर हवा पास होगी तो जीव पड़ेंगे, चाहे हम कोई भी चीज में क्यों न डालें। इसलिए एयर कंटेनर टाइट, जो एयर कंटेनर एयर क्या बोलते हैं, टाइट बॉक्सेस हैं, उसमें वो यूज करें ताकि हवा पास नहीं हो और हमारी चीज सेफ रहे। तो ये सब चीजें हमारे दादी और नानी, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, जिसे हमने छोड़ दिया है अपनाना। इस भाग दौड़ की लाइफ में हम क्या कर रहे हैं शायद हमें ही नहीं पता है, और धीरे धीरे ये चीजें लुप्त हो रही है। तो हम इन चीजों को अपनाना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी कुछ सीख सके हमसे। 5th पॉइंट पे हम जाते हैं। सबसे खतरनाक रिफाइंड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। रिफाइंड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जैसे आप देखिए वो गेहूं का आकार है, गेहूं है, ये है गेहूं का पूरा होल ग्रेन है, ये गेहूं है पूरा, और वो पास में जो फिगर है रिफाइंड ग्रेन है, रिफाइंड गेहूं है। कैसे हुआ वो?
उसकी जो ब्राउन कलर की लेयर है वो है ब्रान लेयर, जिसे हम ब्रान लेयर बोलते हैं। उसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो बीच की जो येलो सतह है वो है एंडोस्पर्म, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो इसमें ग्रे कलर का पार्ट होता है गेहूं में, वो होता है फैटी एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो जब हम रिफाइंड ग्रेन लेते हैं, जो मार्केट का आटा खाते हैं हम, वो कैसे करते हैं? उस जो ब्राउन लेयर होता है उसको निकाल देते हैं, जो बीच का ग्रे लेयर, ग्रे अंदर जर्म है, उसको भी हटा के ये जो येलो अंदर का जो येलो पार्ट है जिसमें सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स है, वही पीसते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्राकृतिक ऑयल्स होते हैं। वो प्राकृतिक ऑयल्स ज्यादा टिकते नहीं है। अगर हम घर में गेहूं पीसते हैं, घर के गेहूं पिसवाते हैं, वो कितने दिन तक आपका आटा छानने के बाद टिकेगा? 10 दिन, 15 दिन, महीना। गर्मियों में शायद इतना भी नहीं टिकेगा। उसमें जीव पड़ने शुरू हो जाएंगे। हम उसको वापस छानते हैं और यूज करते हैं। अगर अपना विवेक काम में ले तो हम ये काम करते हैं। यही हम बाहर का लेके आते हैं, शायद हम पहली बार भी नहीं छानते और उस पैकेट को ऐसे कैसे डब्बे में फिल कर देते हैं। क्यों? अरे इसमें तो हमेशा ही छानते हैं, कुछ नहीं आता है, कोई जीव नहीं है इसके अंदर, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें जो प्राकृतिक रसायन होता है, प्राकृतिक ऑयल होता है गेहूं के अंदर, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, उसे तो निकाल दिया जाता है। इसलिए निकाल दिया जाता है, उसके कारण फिर आटा टिकेगा नहीं। तो मार्केटिंग कैसे होगी? आटा कैसे बिकेगा अगर उसमें जीव पड़ जाएंगे तो वो हटाने के बाद वो आटे में प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं ताकि और लंबे समय तक टिके रहे। तो आप सोचो, ये जो बचे हुए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी खत्म हो गए। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? प्लीज समझ रहे हैं ना? ये सबसे खतरनाक है। सुबह उठते ही हमें आटा, मतलब सुबह उठते ही हम जिसकी रोटी खाते हैं वो ही जहरीली हो, प्रिजर्वेटिव से मिली हुई हो, तो ये कहां तक सही है हमारे शरीर के लिए? बाजार में मिलने वाले आटों को महीने तक खराब होने से बचाने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो यहाँ पे बताया गया है। CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इंडिया स्टडी एंड IARC, WHO की रिपोर्ट के आधार पर घर की चक्की का पिसा आटा 15-20 दिनों तक में खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें प्राकृतिक ऑयल्स होते हैं। 15-20 दिन के बाद वो खराब होना चालू होता है घर का, क्योंकि उसमें ऑयल मिक्स है। हमारा कोई भी चीज में अगर हम खाते हैं, अगर उसमें प्रॉपर ऑयल्स नहीं होंगे तो वो हमारे शरीर में क्या काम करेगा? इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। क्यों? क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। जो आटा 15-20 दिन टिकता है वो 6-6 महीने टिक सके। इसके अलावा आटे को सफेद और चमकदार दिखाने के लिए जो प्योर आटा रहेगा ना, वो कभी भी प्योर व्हाइट कलर नहीं रहेगा, मटमैला कलर होगा उसका। लेकिन उसकी चमक बनाने के लिए उसमें केमिकल ब्लीचिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। सोचिए आप, हम कितना खतरनाक चीजों को खा रहे हैं। भारत में CSE की एक बड़ी स्टडी के बाद यह खुलासा हुआ कि पैकेट आटे में पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल हो रहा है। पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने ग्रुप 2B कार्सिनोजन माना गया है। कार्सिनोजन जो स्टैंप लग चुका है कि ये जहरीला है, कैंसरकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह 3 सफेद, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आटा, जिसे हम सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। नेक्स्ट हम जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, 3 सफेद जहर जो कैंसर के बड़े कारण हैं, जो कैंसर के बड़े कारण बन सकते हैं। बता सकते हैं कोई? 3 सफेद जहर सबको पता है, पता होके कुछ कर रहे हैं हम? यह चीनी, नमक और मैदा।
यह तीनों फैक्ट्रीज में बहुत रिफाइन किए जाते हैं। इन्हें क्यों मना बोला जाता है? फैक्ट्रीज में यह तीनों को बहुत रिफाइन किया जाता है, जिससे यह स्लो पॉइजन बन जाते हैं। बड़ी बड़ी स्टडीज में पाया गया है कि इनका लगातार सेवन कैंसर को इन्विटेशन देता है। हम बैठे बिठाए घर में कैंसर का इन्विटेशन ले रहे हैं। तो क्या करें? चीनी की जगह धागे वाली मिश्री, गुड़, खजूर ये यूज कर सकते हैं। और नमक, व्हाइट सॉल्ट की जगह पिंक और ब्लैक सॉल्ट यूज कर सकते हैं, जो आजकल मेरे ख्याल से सब कॉन्शियस हैं और ये कर भी रहे होंगे। चीनी नहीं छोड़ पा रहे हैं, नमक को चेंज कर दिए, पर चीनी का ऑल्टरनेट थोड़ा चीनी का डब्बा रिप्लेस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमें। नेक्स्ट है मैदा। मैदे को कैसे रिप्लेस करें? अब नमकीन तो मैदे की अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आटे को, गेहूं के आटे को आप मैदे की चालनी से छानो, घर का मैदा बनाओ और आपको जो बनाना है आप बना के खाओ। और उसमें जो फाइबर निकल रहा है आप उसे वापस यूज कर लो। जो चापड़ बोलते हैं हम, जिसे भी वो छानस बोलते हैं, चापड़ बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको वापस यूज कर लो। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है रिफाइंड कुकिंग ऑयल। रिफाइंड तेल और रीहीटिंग का भयंकर जोखिम। PAHs और एक्रोलियन कार्सिनोजेंस। उच्च तापमान पर केमिकल रिफाइनिंग से गुजरे हुए तेलों को जब घरों में बार बार गर्म किया जाता है तो आणविक संरचना टूटती है। उसका जो मूल तत्व होता है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऑयल को बार बार गर्म करके 200 डिग्री टेम्परेचर्स में गर्म करके हमारे घर तक मिलता है। एक ऑयल है, बहुत फाइन है, दिखने में एकदम कांच के जैसे चमक रहा है। हम उसे लेकर आते हैं, राइस ब्रान ऑयल बोल दो, कोई भी ऑयल, हम अलग अलग ब्रांडेड नाम, राइस ब्रान ऑयल, जिसे हम, राइस ब्रान मतलब क्या होता है? चावल की भूसी का तेल। सनफ्लावर ऑयल, बहुत से तेल ऐसे मार्केट में आते हैं, वो एकदम कांच के जैसे दिखते हैं, पतला होता है, हम सोचते हैं पतला है और ये हमारे हाथ पे चिपकेगा नहीं, निकल जाएगा। और जो प्योर ऑयल होता है, जो घानी का तेल हम जिसे बोलते हैं, अगर आप प्योर ऑयल यूज करोगे वो थोड़ा सा थिक होगा और ये जो थिकनेस होगी ना, हम सोचते हैं ये तो जाड़ा है, गाढ़ा है, कहीं ये हमारे हार्ट पे चिपक गया तो। ऐसे ही तो हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी हो रही है और ये नए सिरे से हम बुलावा दे रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये कहां तक सेफ है? बिल्कुल नहीं। और आप सोचो, राइस ब्रान का भी कोई, चावल की भूसी का भी कोई तेल निकलता है? आप अलसी का तेल निकालो, बादाम का तेल निकालो, और भी जो ग्राउंडनट का तेल निकालो, और भी तेल जो मार्केट में आ रहे हैं, मूंगफली जैसे हम ग्राउंडनट बोल रहे हैं, उसका तेल निकालो, लेकिन चावल की भूसी का तेल, कुछ तो हम हमारा दिमाग का उपयोग करें। तो जो यूज कर रहे हैं वो कैसा तेल हम खा रहे हैं उसको ध्यान में रखें, क्योंकि ये तेल और आटा ये हमारी लाइफ से, खाने की लाइफ से जुड़ चुका है। तो हम प्रॉपर और सही तरीका क्या लें इसको खाने का, उस चीज का ध्यान रखें। उसको केमिकल मिला के और रिफाइन किया जाता है, तो केमिकल फ्री वाला यूज करें खाने का, उस चीज का ध्यान रखें। अब रिफाइंड तेलों को बनाने की प्रक्रिया तो आपको बता दी गई, उच्च तापमान पे उसे गर्म किया जाता है। इनमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAHs और एक्रोलियन जैसे जहरीले तत्व मिलाते हैं। इन तेलों में लंबे स्टोरेज के लिए प्रिजर्वेटिव्स मिक्स करते हैं। हम साल साल भर का स्टॉक लाके रख लेते हैं, प्रिजर्वेटिव्स है उसमें, तभी वो टिका हुआ है, नहीं तो वो कभी वो स्मेल आ जाता उसके अंदर, उसका जो कलर है या चेंज हो जाता,
उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, लेकिन वो बरकरार रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिलाया जाता है। अब हम सीधे तौर पर पेट और फेफड़ों का कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। इन प्रोसेस्ड फूड से हम पेट और फेफड़ों का कैंसर का रिस्क बढ़ा रहे हैं। अब हम जाते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पे। बता सकते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स? सुबह से लेकर शाम तक, किचन से लेकर डाइनिंग टेबल तक, पैकेट वाला। सबसे पहले मैं बोलती हूँ पैकेट वाला टमाटो सॉस। आप घर में टमाटो सॉस बनाओ, कितने दिन तक टिकेगा? कितने दिन तक टिकेगा? शायद मुझे याद है, मतलब पहले टाइम में, आज से 10-20 साल पहले, 25-30 साल पहले भी हमारी मम्मी माताएं मतलब टमाटो सॉस घर पे, क्योंकि इतना अफोर्डेबल नहीं होता था कि टमाटो सॉस मार्केट में इतना नहीं मिलता था, और आजकल इतना मिल रहा है कि टमाटो सॉस तो पहले चाहिए। एक साथ ही हम 4 पैकेट्स 4 बॉटल्स लाके घर पे रखते हैं। भाई ये तो रोज की चीज है, उपमा के साथ, सेवैया के साथ, मैगी के साथ, नूडल्स के साथ, सबके साथ टमाटो सॉस। तो आप घर पर जब बनाते हो, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी कम होती है। यही मार्केट का सॉस लाओ, कितने केमिकल्स, कितने थिकनिंग एजेंट उसमें डालते हैं, तब जाके वो गाढ़ापन आता है उसके अंदर। क्या कलर मिक्स होता होगा उसके अंदर। और तो और इसमें भी शंका है, क्या वो टमाटर रहता है उसके अंदर? टमाटो सॉस में टमाटर भी रहते हैं क्या? सिट्रिक एसिड, खटाई के रसायन कितने डाले रहते हैं उसके अंदर। और जो चीजें उनको नहीं बतानी होती है, पैकेट के पीछे एकदम छोटे छोटे अक्षर से लिखे रहेंगे। बिस्किट्स, कुकीज, अलग अलग फ्लेवर के सॉसेस, टमाटो सॉस के साथ साथ ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, क्या क्या सॉसेस हम यूज करते हैं। ब्रेड, टोस्ट, मिक्स फ्रूट जैम, पैकेट जूस। आप एप्पल का जूस या ऑरेंज का जूस निकालो, एप्पल का जूस निकालकर आप एक ग्लास में रखो। एप्पल का जूस, ऑरेंज का जूस, कोई भी जूस निकालो अपने घर में, आप एक ग्लास में या ग्लास की बोतल में सेव करके रखो। कितने दिन तक रखोगे आप? सुबह से शाम तक पी लेंगे हम। उसमें भी डर लगता है कि भाई सुबह का बनाया हुआ है, शाम को पी लेंगे, कहीं नुकसान नहीं हो जाए। जब हम इतने डर रहे हैं, तो फिर ये पैकेट के जो जूसेस आते हैं कैसे पी रहे हैं हम? क्या आपने कभी सोचा उसमें क्या मिलाया है जो इसमें टिक रहा है? मालूम है, फिर भी हम कर रहे हैं। गर्मियों के लिए जो ठंडे शरबत मार्केट में पैकेट्स में बॉटल्स में अवेलेबल हो रहे हैं, आइसक्रीम्स, अचार, मुरब्बा जो मार्केट से हम ला रहे हैं, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, और तो और लास्ट में मैं बोलती हूँ पापड़। जो मार्केट के पापड़ होते हैं, आप घर के पापड़ को कितने मतलब ध्यान से रखते हैं, कितने सेफली रखते हैं घर के बनाए हुए पापड़ को। क्या आप उसमें कोई ऐसा केमिकल छिड़कते हैं कि यह टिके रहे? लेकिन बाहर के पापड़ के पैकेट्स के अंदर एसिडिटी रेगुलेटर नाम का एक केमिकल होता है जो छिड़का जाता है, जिससे हमें गैस नहीं बने, वो हमारे एसिड को रेगुलेट करे। आप समझ रहे हैं? वो छिड़का जाता है, एसिडिटी रेगुलेटर। तो ये कहां तक सेफ है? और हम चाव से उन पापड़ को खाते हैं। जैसी तमाम चीजें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आती है, इन सब जैसी तमाम चीजें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आती है। बड़ी बड़ी स्टडीज में बताया गया है कि इनका लगातार सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का बड़ा कारण है। तो आप सबको समझ आ गया होगा। शायद ये टाइम गलत हो गया है, कहीं सबको नींद तो नहीं आ रही है, चाय का टाइम हो गया लग रहा है। तो आइए हम सभी एक बार सारे पॉइंट्स, जो 5 पॉइंट्स बताए थे, उन्हें रिपीट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, से नो टू टॉक्सिक मेटल्स एंड प्लास्टिक्स। प्लीज रिपीट, से नो टू टॉक्सिक मेटल्स एंड प्लास्टिक्स। पॉइंट नंबर 2, लेस इंस्टेंट स्पाइसेस एंड शुगर। लेसन हमारी लाइफ से इंस्टेंट स्पाइसेस एंड शुगर है, उन्हें कम करो। तीसरा पॉइंट है यूज स्मार्ट डेयरी। तीसरा पॉइंट है
यूज स्मार्ट डेयरी, हम जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसे स्मार्टली पहले ऑब्जर्व करें, उस पर रिसर्च करें, ध्यान दें कि वो कहाँ से आ रहा है, सही है कि नहीं है, कहीं वो कौन सा इंजेक्शन बताया था मैंने, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, कहीं कोई हमारी गाय इंजेक्टेड तो नहीं है, उस चीज का ध्यान रखें। यूज, फोर्थ पॉइंट है यूज पॉइजन फ्री फूड, जो वेजीज, फ्रूट्स, ग्रेन्स जो भी हम ले रहे हैं वो पॉइजन फ्री हो। जो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं उनमें आपने देखा होगा यूरिया और केमिकल्स, इन सब पे लिखा रहता है POISON, पॉइजन, पॉइजन होता है। तो यूज पॉइजन फ्री फूड। नंबर 5, से नो टू रिफाइंड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, से नो टू रिफाइंड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। हमारा पेट है, कोई डस्टबिन नहीं, जो चाहे उसे हम, जो चाहे जैसा चाहे फूड उसमें डंप कर दें। तो प्लीज इस पेट को डस्टबिन ना बनाएं। अगर इन टिप्स को पहले से जो फॉलो कर रहे हैं तो बहुत हेल्दी बात है, जो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज अब से अपने आप फॉलो करें। इस सेमिनार को अपने लाइफस्टाइल में उतारेंगे, इसी उम्मीद के साथ जीतो लेडीज विंग विजयनगरम व यहाँ उपस्थित सभी को मेरा धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।